नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका एक दिल धड़का देने वाली हॉरर स्टोरी के लिए। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल में डर के साथ साथ एक पुरानी याद का एहसास भी जगाएगी। ये है हरिशंकर जी की कहानी, जो अपनी पोती अनन्या को एक पुरानी खौफनाक रात के बारे में बताते हैं जो आपके होश उड़ा देगी। ये कहानी लंबी है, इसलिए अपना ब्लैंकेट तैयार रखो, लाइट्स डिम कर लो और चलो शुरू करते हैं। दादाजी हरिशंकर की कहानी, वो रात। दादाजी, आप हमेशा कहते हो कि आपने जिंदगी में कुछ ऐसा देखा है जो आज भी आपको सोने ना दे। बताओ ना, वो क्या था? कोई हॉरर स्टोरी है क्या? प्लीज दादाजी, एक लंबी वाली स्टोरी सुनाओ। हाँ बेटी, कहानी तो है, पर ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं। ये एक सच्चाई है, एक ऐसी रात की दास्तान जो मेरे दिलो दिमाग पर नक्श बन चुकी है। ये बात है 1975 की, जब मैं तेरी उम्र का था। क्या सुनना चाहेगी? पर डर मत जाना, क्योंकि ये कहानी दिल धड़का देगी। हाँ दादाजी, मैं डरूंगी नहीं, पूरी स्टोरी सुनना चाहती हूँ। ठीक है अनन्या, तो सुनो। ये बात है 1975 की, जब मैं 17 साल का था। हम तब शिवपुरी के पास एक छोटे से गांव रामपुरा में रहते थे। वहां जंगल और पहाड़ों के बीच एक पुरानी कोठी थी, जिसे लोग काली कोठी कहते थे। नाम सुन के ही लोग थर-थर कांपते थे। कहते थे वहां भूतों का बसेरा है और जो भी अंदर गया वो वापस नहीं आया। मैं तब ये सब अफवाह समझता था, सोचता था कि लोग बस डर के मारे ऐसा बोलते हैं। पर उस रात ने मेरी जिंदगी बदल दी। भूत? सच में दादाजी? कैसा भूत? हाँ अनन्या, भूत। पर ये कोई फिल्मी भूत नहीं था। न सफेद साड़ी, न चेन्स की आवाज, न वो सब ड्रामा। ये कुछ और ही था, कुछ जो आज भी मेरे सपनों में आता है और मुझे उस रात की हर आवाज, हर चेहरा याद दिलाता है। चलो शुरू से बताता हूं। तो बेटी, उस वक्त हमारे गांव में काली कोठी के बारे में डर भरी अफवाहें थी। लोग कहते थे कि वहां एक जमींदार की बेटी चंद्रिका रहती थी, जो 100 साल पहले मर गई थी। कहते थे उसकी रूह वहां भटकती है क्योंकि उसकी मौत में कोई गहरा राज था। कोई कहता उसने अपनी जान दी, कोई कहता उसका कत्ल हुआ। एक बुढ़िया थी गांव में, मौसी जी। वो तो ये भी कहती थी कि चंद्रिका का श्राप कोठी पर है और जो भी वहां जाता है उससे वो रूह अपना साथ लेकर चली जाती है। एक और बात थी, लोग कहते थे कि कोठी के नीचे एक पुराना मंदिर है जहां कोई तांत्रिक साधना करता था और उसकी वजह से वहां एक खतरनाक शक्ति का बसेरा है। मैं, मेरा दोस्त रामू और 2 और लड़के, श्याम और किशन, हम सब जवान थे, थोड़ी सी मस्ती और एडवेंचर के लिए हमेशा तैयार। एक दिन गांव के मेला के बाद हम चारों ने डिसाइड किया कि हम काली कोठी के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि ये भूत का चक्कर क्या है। बेटी, जवानी में थोड़ी सी बेवकूफी तो बनता है ना। हाँ दादाजी, आप भी मस्ती किया करते थे। क्या प्लान था आपका? प्लान तो बस ये था कि हम रात को चुपके से कोठी में घुसेंगे, थोड़ी सी घूम घूम के देखेंगे और वापस आ जाएंगे। हमने सोचा अगर कुछ नहीं होगा तो गांव वालों को बोलेंगे कि ये सब बकवास है। पर श्याम ने एक बात कही जो मुझे अजीब लगी। उसने कहा कि उसके नाना जी ने उससे बताया था कि कोठी के अंदर एक पुराना खजाना छुपा है जो उस तांत्रिक ने छोड़ा था। ये सुन के हम सब थोड़ा और एक्साइटेड हो गए। तो उस रात जब गांव सो चुका था और चांद भी बादलों के पीछे छुपा हुआ था, हम चारों दोस्त निकल पड़े। कोठी गांव से थोड़ी दूर जंगल के बीच थी। रात के 11 बजे हम वहां पहुंचे। कोठी का दरवाजा देख के ही दिल धड़कने लगा। बड़ा सा काठ का दरवाजा जिसमें जंग लगा हुआ ताला लटक रहा था, पर एक खिड़की टूटी हुई थी जिससे हमने छलांग लगा दी। अंदर का माहौल जैसे कोई सदियों से वहां कोई आया ही ना हो। हवा ठंडी थी और एक अजीब सी खामोशी, जैसे कोई हमें घूर रहा। कोठी की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिन्होंने चांदनी की रोशनी में अजीब से चेहरे बनाए हुए थे।
एक पेंटिंग में एक औरत थी जिसकी आंखें हमें फॉलो करती थीं, चाहे हम कहां भी चले जाएं। दादाजी, आपको डर नहीं लगा? डर? बेटी, डर तो इतना लगा कि रामू ने खिड़की से वापस भागने की कोशिश की, पर श्याम ने उसका हाथ पकड़ लिया। हमने सोचा थोड़ी देर घूम के वापस चलते हैं, पर जैसे ही हम हॉल के आगे वाले कमरे में गए, एक आवाज आई, धीरे से, जैसे कोई छोटी सी लड़की रो रही हो। पर इस बार आवाज के साथ एक अजीब सी स्मेल भी थी, जैसे कुछ जल रहा हो, पर वहां कोई आग नहीं थी। रो रही थी? कौन था वो? पता नहीं बेटी, आवाज एक छोटी सी लड़की की थी, पर वहां कोई दिखा नहीं। रामू तो डर के वापस भाग गया, बोलता हुआ, मैं नहीं रह सकता यहां। पर मैं, श्याम और किशन रुक गए। हमने सोचा शायद कोई है जो मदद मांग रहा है। हम उस आवाज के पीछे एक पुराने खतरनाक दिखने वाले स्टेयरकेस की तरफ गए जो ऊपर एक बंद कमरे में जाता था। पर जैसे ही हमने स्टेयरकेस पर कदम रखा, एक ठंडी हवा ने हमें छू लिया और श्याम के हाथ से उसका टॉर्च गिर गया। जब हमने टॉर्च उठाई तो उसकी रोशनी में देखा कि स्टेयरकेस के नीचे कुछ लिखा हुआ था, वापस जाओ, यहां मौत है। दादाजी, फिर भी आप आगे गए? हाँ बेटी, मैं डर तो रहा था पर क्यूरियोसिटी भी थी। हमने वो दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देख के हम सब के होश उड़ गए। कमरे में एक बड़ा सा आईना था, पूरा धूल से ढका हुआ, पर उसमें हमारा रिफ्लेक्शन नहीं था। उसमें एक लड़की दिखी, सफेद कपड़ों में, बाल खुले, और उसकी आंखें बिल्कुल काली, जैसे कोई गहरा कुआं। दादाजी, सच में आईना? फिर आप लोग क्या किए? मैं भी डर गया था अनन्या। श्याम तो वहीं बेहोश हो गया और किशन चिल्लाने लगा, भागो! पर मैं थोड़ी देर के लिए वहीं खड़ा रहा, उस लड़की को देखता हुआ। फिर जैसे ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, वो आईना छोड़कर हमारे सामने आ गई। उसका शरीर थोड़ी सी जमीन से ऊपर था और उसने एक शब्द बोला, मदद। पर उसके साथ ही आईने के अंदर एक और चेहरा उभरा, एक मर्द का, जिसकी आंखें लाल थी, और वो हंसते हुए बोला, तुम सब मेरे हो। दो भूत? दादाजी, ये क्या हो रहा था? हाँ बेटी, वो दूसरा चेहरा शायद उस तांत्रिक का था जिसकी बात मौसी जी ने की थी। उसने कहा, मेरा बच्चा वहां है, उसे बचा लो। मैं समझ नहीं पाया, पर मुझे लगा कि ये रूह कुछ कहना चाहती है। मैंने अपने डर को कंट्रोल किया और उससे पूछा, कौन हो तुम और ये बच्चा कहाँ है? वो बोली कि उसका नाम चंद्रिका है और उसका बच्चा कोठी के तालखाने में बंद है। उसने कहा कि जब तक उसका बच्चा मुक्ति नहीं पाएगा, वो रूह चैन नहीं पाएगी। पर उसने ये भी कहा, वो तुम्हें रोकेगा, उसका श्राप मेरी वजह से है। बच्चा कोठी में? हाँ बेटी, मैंने सोचा अगर ये रूह सच बोल रही है तो मुझे कुछ करना होगा। मैंने किशन को श्याम को संभालने को कहा और खुद उस तहखाने की तलाश में निकल पड़ा। कोठी के नीचे एक पुराना रास्ता था जहां एक छोटा सा दरवाजा था, पूरा जंग से ढका हुआ। मैंने उसे खोला तो अंदर एक छोटी सी रोशनी थी, एक दिया जो खुद ही जल रहा था बिना किसी तेल के। पर जैसे ही मैं अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक आवाज आई, और वहां एक छोटे से पत्थर के प्लेटफॉर्म पे एक छोटा सा स्केलेटन पड़ा था, एक बच्चे का। उसके पास एक लॉकेट था जिसमें चंद्रिका लिखा था। मैंने समझ लिया कि ये उसी का बच्चा था। पर तभी कोठी के अंदर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई सांप की सीसी कर रहा हो। और वो आवाज एक नहीं, कई थी, जैसे कई सांप एक साथ हिस्स कर रहे हों। दादाजी, ये क्या था? वो रूह नहीं थी बेटी, वो उस तांत्रिक की शक्ति थी जो शायद उस बच्चे की रूह को बांधे हुई थी। मैंने अपने हाथों से वो लॉकेट उठाया और उस स्केलेटन को एक पुरानी चादर में लपेटा। पर जैसे ही मैं वापस आने लगा, वो आवाज तेज हो गई। कोठी के दीवारों से खून जैसा लाल रंग बहने लगा और दरवाजों से अजीब सी ठक ठक की आवाजें आने लगीं। और तब एक नई ट्विस्ट
मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो एक छाया थी जो मेरी तरफ बढ़ रही थी, पर उसके पैर नहीं दिखे। दादाजी, आप कैसे बचे? मैं डर के मारे भागा, पर उस बच्चे के स्केलेटन को अपने साथ लेकर। जब मैं हॉल में पहुंचा तो श्याम और किशन दोनों गायब थे। सिर्फ उनके कपड़े जमीन पे पड़े थे और उनके पास एक पुराना तालिस्मन था जो शायद किशन अपनी जेब में रखता था। पर यहाँ एक और ट्विस्ट था। वो तालिस्मन गर्म था, जैसे किसी ने उसे अभी छुआ हो। मैं आज तक नहीं जानता वो कहाँ गए, पर मुझे लगा कि शायद वो तांत्रिक उन्हें अपने साथ ले गया। मैंने अपने डर को एक तरफ रखा और सोचा कि मुझे चंद्रिका के बच्चे को मुक्ति दिलानी है। मैं कोठी के बाहर निकला और गांव के मंदिर की तरफ भागा। रात के 2 बज रहे थे और बारिश शुरू हो चुकी थी। मैं पूरा भीगा हुआ था, पर उस स्केलेटन को अपने सीने से चिपकाए हुए था। पर रास्ते में एक और घटना हुई। जंगल के बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जहां से एक आवाज आई, रुक जा हरिशंकर। मैंने देखा तो वहां कोई नहीं था, पर पेड़ के नीचे एक छोटा सा पत्थर का मूर्ति था, जिसमें वही लाल आंखें वाला चेहरा था जो आईने में दिखा था। दादाजी, ये तो बहुत खतरनाक है। फिर क्या हुआ? मैंने अपने दिल को मजबूत किया और उस मूर्ति को छोड़कर आगे भागा। मंदिर में पंडित जी सो रहे थे, पर मैंने उन्हें जगाया और सब कुछ बताया। पंडित जी ने मुझे एक छोटा सा रिचुअल करने को कहा, उस स्केलेटन को जलाना और उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया जो मैंने रट्टा मार लिया, पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर तांत्रिक की शक्ति ने मुझे देखा तो वो मुझे रोकने की कोशिश करेगी। मैंने वही किया। जब वो स्केलेटन जल रहा था, मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने मुड़कर देखा तो चंद्रिका वहां थी, एक छोटी सी मुस्कान के साथ। उसने कहा, शुक्रिया हरिशंकर, अब मैं चैन से जा सकती हूँ। और फिर वो गायब हो गई। पर यह कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती अनन्या। जब मैं मंदिर से वापस आया तो गांव वालों ने मुझे बताया कि उस रात कोठी में एक आग लगी थी, कोई जानता नहीं कैसे। कोठी जलकर राख हो गई, पर उसके बाद भी लोग कहते थे कि जंगल में कभी कभी एक लड़की दिखती है जो अपने बच्चे को ढूंढ रही होती है। और एक और ट्विस्ट, जब मैंने अपने कपड़ों की जेब चेक की तो मुझे वो लॉकेट मिला जो मैंने कोठी में छोड़ा था। पर इस बार लॉकेट के अंदर एक छोटा सा कागज था जिसमें लिखा था, अब तू मेरा है। मैं डर गया, पर मैंने उस कागज को जला दिया। दादाजी, ये सच में उसी का है? हाँ बेटी, ये मेरी उस रात की याद है। उस रात के बाद मैंने कभी काली कोठी या उस जंगल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। श्याम और किशन, उनका पता नहीं चला। रामू ने भी गांव छोड़ दिया और मैंने अपनी जिंदगी जी ली, पर वो रात मुझे कभी नहीं भूली। दादाजी, आप इतने ब्रेव कैसे बने? और ये लॉकेट, इसमें कुछ है क्या? ब्रेव? बेटी, मैं ब्रेव नहीं था। मैं बस एक ऐसी सिचुएशन में था जहां मुझे कुछ करना था। डर तो मुझे भी लगा था, इतना कि मेरी सांसें रुक सी गई थीं। पर जब बात दिल से दिल तक जाती है तो इंसान अपने डर को भूल जाता है। और ये लॉकेट, इसमें शायद चंद्रिका का एक हिस्सा अब भी है। कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे लगता है कि ये लॉकेट धीरे से वाइब्रेट करता है, जैसे कोई मुझसे बात करना चाहता हो। एक रात मैंने लॉकेट खोला तो उसमें एक छोटा सा आईना था और उसमें मेरी जगह उस तांत्रिक का चेहरा दिखा। दादाजी, अब तो मुझे डर लग रहा है। आप इसे क्यों रखते हो? क्योंकि बेटी, ये मेरी जिम्मेदारी है। चंद्रिका ने मुझ पर भरोसा किया था। अगर मैं इसे फेंक दूंगा तो शायद उसकी रूह फिर से भटकने लगे या वो तांत्रिक वापस आए। मैं ये लॉकेट अपने पास रखता हूं ताकि उसकी याद और उसका श्राप दोनों मेरे साथ रहें। उस रात के बाद गांव में एक अजीब सा बदलाव आया।
लोग कहते थे कि जंगल अब पहले से ज्यादा सन्नाटा है। कभी कभी रात के वक्त कोई आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई धीरे से रो रहा हो, पर मैंने कभी वापस जाने की हिम्मत नहीं की। एक बार कुछ साल पहले एक नए स्कूल के लिए जंगल का एक हिस्सा साफ किया गया था। वहां एक पुराना कुआं मिला और उसमें 2 स्केलेटन, श्याम और किशन के कपड़ों के साथ। पर एक और ट्विस्ट, उन स्केलेटन्स के पास एक छोटा सा पत्थर था जिसमें वही लाल आंखें वाला चेहरा खुदा हुआ था। दादाजी, तो वो वही थे? हाँ बेटी, पंडित जी ने कहा कि शायद वो तांत्रिक की शक्ति जो चंद्रिका के बच्चे को बांधे हुए थी ने मेरे दोस्तों को भी अपना शिकार बना लिया। मैंने उनके लिए भी एक छोटा सा रिचुअल किया ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिले, पर यह बात मैंने किसी को नहीं बताई क्योंकि गांव वाले वैसे ही डर के मारे थे। और एक बात, कुछ साल बाद जब मैं अपने पुराने घर में कुछ सामान शिफ्ट कर रहा था, मुझे एक पुराना संदूक मिला। उसमें एक डायरी थी जो शायद श्याम की थी। उसमें लिखा था कि उसने कोठी में जाते वक्त एक सपना देखा था जिसमें उस तांत्रिक ने उससे कहा, जो मेरा है वो मैं ले लूंगा। दादाजी, आपने इतना सब कैसे झेला और आप अब भी इतने काम कैसे हो? बेटी, जिंदगी में डर के साथ जीना सीखना पड़ता है। उस रात ने मुझे सिखा दिया कि हिम्मत का मतलब ये नहीं कि तुम डर से मुफ्त हो। हिम्मत का मतलब है कि तुम अपने डर के बावजूद अपना काम करो, क्योंकि वो सही है। मैं उस रात चंद्रिका के बच्चे को मुक्ति दिलाने के लिए लड़ा और शायद इसी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, तुम्हें ये कहानी सुना रहा हूँ। दादाजी, आप सच में हीरो हो। मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ। हीरो तो तू भी बनेगी बेटी, बस अपने दिल की सुनना और कभी गलत का साथ मत देना। अब जा, ये ब्लैंकेट ओढ़ और सो जा। कल सुबह स्कूल है ना, और ये लॉकेट, इससे अपने दिल से दूर रखना। दोस्तों, कैसी लगी ये लंबी और खौफनाक कहानी? हरिशंकर जी की हिम्मत, चंद्रिका का श्राप और उस रात के ट्विस्ट्स, ये सब आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्पूकी स्टोरी है तो शेयर करो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलो, क्योंकि अगले हफ्ते एक और नई कहानी लेकर हम वापस आएंगे। तब तक स्टे सेफ और रात में अकेला जंगल की तरफ मत जाना।